मॉर्निंग क्लास 7। तो अभी फर्स्ट इससे पहले का जो वीडियोस था उसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्यों इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ बताया कि हिस्ट्री हम लोग जो पढ़ते हैं कैसे पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को, अभी तक कैसे पढ़ रहे थे और हमको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ने में हमको फ़ायदा है। उसमें 2 पॉइंट था कि इट इज़ ऑलवेज लिंक टू ज्योग्राफी, तो आप मैप ज़रूर देखा कि ये जिस चीज़ के बारे में ही पढ़ रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि आपके जगह की हिस्ट्री जो है, अररिया की हिस्ट्री या फिर इंडिया की हिस्ट्री या फिर फॉर एग्जांपल अमेरिका की, जापान की हिस्ट्री, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। आप आइसोलेशन में हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम पास करना मकसद नहीं है, एक हिस्टोरिकल सेंस डेवलप करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप नो मैन इज़ एन आइलैंड, व्हाट हैपन्स टू वन। आप देख रहे हैं ना कि अब एक आदमी को कोरोना हो गया तो आप हाथ मिलाइएगा तो दूसरे को भी हो जाएगा। तो आप इसी तरह वर्ल्ड है, इम्पैक्ट करता है। इट्स आइलैंड नहीं है कि आप अपना अलग एक दुनिया बना के रह सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हिस्ट्री भी इसी तरह पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमने रोमन के बारे में पढ़ा, वेस्टर्न फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। फिर हमने डार्क एजेस पढ़ा, वहाँ पे क्यों है, मिडिवल यूरोप में क्या सिस्टम था, वो पढ़ना ज़रूरी है, हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये पढ़ना ज़रूरी है। सेकंड चैप्टर जो है आपका राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों इसको हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप वो नहीं अगर समझेंगे कैसे राइज हुआ है तो आप यहाँ टर्किश इन्वेजन को नहीं समझ सकते हैं, आप दिल्ली सल्तनत को नहीं समझ सकते हैं, आप मुग़ल एम्पायर को नहीं समझ सकते हैं। उसको आप नहीं समझिएगा तो फिर ब्रिटेन यहाँ क्यों आया, टीपू सुल्तान क्यों लड़े, ये भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट। तो सेकंड जो चैप्टर है उसमें मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं 2-3 चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत पढ़ते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि कहाँ पैदा हुए वो, उस टाइम में सऊदी अरब के, या सॉरी मैं बार बार सऊदी अरब बोलता है, नॉट सऊदी अरब, इट्स अरब। तो अरब के क्या हालात थे, सऊदी अरब इज़ जस्ट टाइनी पार्ट ऑफ दैट। अरब के क्या हालात थे उस वक्त, आप देखेंगे, आप मैप जो आपको आएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, एक मैप यहाँ पे शो होगा, उसमें आप देखिएगा कि अरब जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मदीना कहाँ पे है, मक्का कहाँ पे, जानना ज़रूरी है। अब इसमें 3 मैप आपको शो किया गया है। तो एक मैप में आपको दिया गया है जो टॉप पे दिया हुआ है, और उस अब्बासिड कैलिफेट के बगल में उसमें अलग अलग कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, और एक आपको नीचे दिया हुआ है ऑटोमन कैलिफेट के बारे में। और उससे पहले आपको होगा कि प्रॉफिट के टाइम में कितना कैप्चर एरिया था। तो अभी तक हम लोग जो इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ते हैं वो जनरली ये पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, फिर 8 साल के हुए, फिर 6 साल के हुए, तो क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में, फिर झूठ नहीं बोलते थे, सादिक थे एंड ऑल दैट भी कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, फिर 40 ईयर्स में उनको नबूवत मिली और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और अबू बकर और ये सब थे, फिर हिजरत किए, फिर मक्का फ़तह हुआ, फिर ये लास्ट सरमन, ये पढ़ते हैं। और उनके जो उनका इंतकाल हुआ है उस पर हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म कर देते हैं। 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद खुलफाए राशिदीन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं खुलफाए राशिदीन तक। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ना जानते हैं इस्लामिक हिस्ट्री, और ना उसके बारे में पढ़ते हैं, ना इस्लामिक स्टडीज़ में कवर है वो, उसको इस्लामिक हिस्ट्री माना ही नहीं जाता है। तो तो मेरा पॉइंट ये है कि अब इस बुक में जो आपको कवर है वो पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, वो पार्ट आप लोग जानते हैं तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने PDF अलग से भेजा था 5 क्लास वाला आपको, आप उसको शॉर्ट में रिकॉल करने के लिए, जिनको पता नहीं है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लें, या भूल गए हैं, रिवाइज नहीं है, वो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम छोड़ देते हैं। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम लोग जानते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद से जो 1200-1300 साल तक क्या हुआ, आखिर इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, तो इसमें वो कवर किया गया है। इसमें 3 टॉपिक से आप देखेंगे आपके बुक में, स्प्रेड ऑफ इस्लाम अंडर कैलिफ्स है, उसके बाद उमैयद्स हैं और अब्बासिड्स हैं, और उसके बाद टर्क्स हैं। तो टर्क्स पे जाके ये खिलाफत जो है, कैलिफेट जो है वो ख़त्म हुई है, और कैसे हुई है वो हम लोग पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है दुनिया में। आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम, अब ये सारे इवेंट का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट के जाने के बाद क्या हुआ। प्रॉफिट के जाने के बाद आप देखिएगा, सबसे पहले तो कुरान तो प्रॉफिट के टाइम में ही रिवील्ड हो चुका था। इट इज़ नॉट अ बुक, इट इज़ नॉट अ वर्ड ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ अ वर्ड ऑफ अल्लाह। तो प्रॉफिट ने उसको कंपाइल भी करवा दिया था कि कौन से आयत के बाद कौन सा आयत होगी। ये आपने कुरान कंपाइलेशन में आपने इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ा होगा। जस्ट फॉर रिकॉलिंग, फॉर हिस्टोरिकल पर्पस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुरान को कंपाइल उन्होंने करवा दिया था। जो भी जिब्राइल उनको पढ़ाते थे वो फिर याद करते थे, करवाते थे और लिखवाते थे लोगों से। बाद में इसका कलेक्शंस हुआ उनके मरने के बाद। जो खुलफाए राशिदीन थे, जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स बोलते हैं,
राशिदून कैलिफ्स बोलते हैं उसको, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कहीं पे भी हिस्ट्री की बुक में, तो राशिदून खलीफ्स या राइटली गाइडेड कैलिफ्स उसको बोलते हैं। 4 जो हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हु, आप जो, तो ये चारों जो है राइटली गाइडेड हैं और बहुत कम है, 30 ईयर्स के आसपास इनका आपका ड्यूरेशन आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने चलाने की कोशिश की थी, जो इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया था, जस्टिस, इक्वलिटी एंड ऑल दैट, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, इसीलिए इनको राइटली गाइडेड। उसके बाद एक्चुअली में क्या हुआ, कैलिफेट जो है आप एक्चुअल में वो कैलिफेट रहा नहीं, नाम तो उसका रहा खिलाफत, लेकिन वो चेंज हो गया आपको डायनेस्टी रूल में, मतलब किंग होने लगे, जैसे अमीर उनका बेटा बनने लगा, इसीलिए बोलते हैं उमैय्यड्स। उमैय्यस मतलब एक ख़ानदान उमैया, बनु उमैया, उसी खानदान के लोग खलीफा बनते गए, तो वो एक किंग टाइप का सिस्टम था। उसके बाद उमैय्यड्स को उखाड़ फेंका अब्बासिड्स ने, बनु अब्बासिया। ये बनु अब्बासिया जो अब्बासिड्स है, इसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं। इसमें आपको जो साइंटिफिक डिस्कवरी है, बैतुल हिकमा है, और ये बगदाद है, बगदाद लर्निंग सेंटर बना, तो ये आपको दिखेगा। और ये बनु उमैया का एक जो आपका एक उसका जो आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच जो है, ये स्पेन और पोर्टुगल पे कब्जा किया, जिसको उंदुलुस बोलते थे, अल-उंदुलुस। तो वहाँ पे भी एक 2 लर्निंग सेंटर बने हैं इस गोल्डन एज में, एक बना है बगदाद में और एक बना है स्पेन में। ये दोनों लर्निंग सेंटर जो है, इसने इम्पैक्ट किया है यूरोप को डार्क एज से बाहर आने में, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और यूरोप जब डार्क एज से बाहर आया है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ा है, ये लिंक है पूरा। तो अब देखेंगे इस्लाम जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद क्या हुआ, तो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद 3 तरह के रूल्स हुए इस्लामिक वर्ल्ड में। एक हुआ आपको राशिदून कैलिफ्स, ठीक है। नंबर 2 आपका हो गया उमैय्यद्स, ठीक है। और नंबर 3 अभी 100 ईयर्स के आसपास है इसका, ये 30 ईयर्स के आसपास है लोकेशन, इतना सब मिला के किया। और उसके बाद हो गया अब्बासिड्स। अब्बासिड्स का भी काफ़ी साल है, 1000 साल के आसपास है, काफ़ी साल इन्होंने रूल किया। अब्बासिड्स का आप देखेंगे तो दे रूल्ड फॉर 500 ईयर्स कम से कम उन्होंने, इनका रूल है। फिर है आपको टर्क्स जो उस्मानिया बोलते हैं, उस्मानियट्स। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस्लाम का ये है। तो इसमें 4 खलीफा हुए हैं, सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उसके बाद उमर, हज़रत उमर, उसके बाद आपको हुए हैं उस्मान, उसके बाद अली, ये 4 राशिदून हैं। उसके बाद यहाँ पे उमैय्यड्स का करीब 90-100 ईयर्स का रूल है। यजीद वगैरह का जो आप सुनते हैं वो यहाँ पे है। उसके बाद आपका अब्बासिड्स का है, इसमें भी ये गोल्डन एज कहा जाता है इस्लाम का, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। और उसके बाद टर्क्स आए, इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल पे इन्होंने कब्ज़ा किया है, यूरोप में इस्लाम फैला है। तो आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में, आप वर्ल्ड मैप में इस साइड आपका कॉन्स्टेंटिनोपल है और यहाँ पे कहीं स्पेन है, स्पेन पोर्टुगल इधर है, अटलांटिक में उसका बॉर्डर है, एक साइड है आपको मेडिटेरेनियन और एक साइड है अटलांटिक। तो यहाँ पे इसी का एक ब्रांच है जिसका कैप्चर था। एट सेम टाइम यहाँ पे उमैय्यड्स का कुछ एक ब्रांच का ये इंडिपेंडेंट अपना रूल कर रहे थे, बाकी एरिया पे टर्क्स का था कब्ज़ा। और वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल बाद में एक सेंटर बना, उससे पहले आपका बगदाद एक सेंटर था, बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था। तो ये आपको उनके बाद हुआ है। तो कुरान का कंपाइलेशन कैसे हुआ है, उनके टाइम में ये ऑर्डर में आ गया था। बाद में ये जो राशिदून खलीफ्स के टाइम में सारे जो उसका अलग अलग स्क्रिप्ट लोगों ने अलग अलग लिखा था, सबको जमा करवा के एक जगह रख दिया गया और एक कॉमन मैन्युस्क्रिप्ट बन गया, बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो एक कुरान आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कुरान के अलावा कोई और होली टेक्स्ट है, कोई और होली टेक्स्ट है इस्लाम में जिसका इंपॉर्टेंस है? यस। तो कुरान एक्चुअली इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसमें ये तो हम लोग सब जानते हैं वर्ड ऑफ गॉड है, ये वर्ड ऑफ अल्लाह या गॉड आप कह लें, जो ऑलमाइटी इसका वर्ड है। तो क्या यही एक रिलीजियस टेक्स्ट है इस्लाम में, या इसके अलावा भी किसी का रिलीजियस सिग्निफिकेंस है? यस, इसके अलावा भी एक है जिसको बोलते हैं अहादीस और हदीस। अब हदीस में आ जाती है 3 चीज़ें, इसीलिए मैंने उस टॉपिक में आपको डिटेल में कवर कर दिया है। ये हिस्ट्री में आपको पढ़ना है कहीं ना कहीं, और आप इस्लामिक स्टडीज में पढ़ते हो लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते हो, ये इसके बाद है। दीज आर द एक्शंस ऑफ, इसमें 3 चीज़ आ जाएगा, एक्शंस, वर्ड्स और अप्रूवल ऑफ एक्शन।
तो कुरान में है कि जो आपको अगर यू फील ट्रू मुस्लिम, अगर आपको कुरान फॉलो करते हैं एंड यू इफ़ यू फॉलो द वे ऑफ द प्रॉफिट, तो वे ऑफ द प्रॉफिट है ना, एक तो वर्ड्स जो है कुरान फर्स्ट आपको डायरेक्ट स्पीच में जो अल्लाह ने, गॉड ने कहा, वो मैसेंजर जिब्रील, इसीलिए इनको कहा जाता है अमीन, जैब्रिल ये भी नाम है, ये लेकर आए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ये कोट्स में डायरेक्ट स्पीच लेकर आए, इन्होंने अपना वर्ड्स नहीं डाला। तो दैट इज कुरान। इसमें ना प्रॉफिट ने अपना कोई वर्ड मिलाया है, ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कोई वर्ड मिलाया है। तो इट इज अनअडल्टर्ड, बगैर मिलावट का वर्ड है, गॉड का वर्ड है, रिविलेशन का वर्ड है, दैट इज आपको कुरान। अब नीचे आ जाते हैं आपको अहादीस। अहादीस जो है कुरान के अकॉर्डिंग द एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट का कॉल है। प्रॉफिट ने के किसी ने सजेशन मांगा कि क्या करें, तो प्रॉफिट ने एक बात बोली, उसको किसी ने नोट डाउन किया। प्रॉफिट को किसी ने करते हुए देखा, नमाज का, लेकिन नमाज पढ़ते हुए किसी ने देखा, उसने लिखा कि इन्होंने ऐसे ऐसे हाथ बांधा था, ऐसे सजदा में गए थे, तो दैट बिकम्स एक्शन। प्रॉफिट ने किसी को कुछ करने कहा, कुछ बोलने कहा, कुछ कहने से उनका कोट्स हो गया, उसका वर्ड्स। अप्रूवल, कोई आदमी कुछ कर रहा है, प्रॉफिट ने उसको बोला हाँ बहुत अच्छा है, करते रहो। प्रॉफिट ने उसको देखा करते हुए लेकिन नहीं टोका, इसका मतलब कर सकता है। प्रॉफिट ने उसको देखा करते हुए लेकिन बोला कि मत करो, तो डिनाइल हो गया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, जिसका मतलब बाद में भी उस तरह का काम हमको नहीं करना है। इसका कंपाइलेशन जो हुआ है, ऑल दिस एक्शंस, वर्ड्स एंड अप्रूवल, दिस इज द सेकेंड मोस्ट सेक्रेड। अब ये आप कहेंगे तो ये जो क्रिश्चियनिटी का जो बुक है सेक्रेड बाइबल, जो गॉस्पल्स का कलेक्शन है, हम लोगों ने पढ़ा था 4 गॉस्पल्स हैं, ल्यूक और ये सब चारों गॉस्पल्स का नाम दिया हुआ आपको इस क्लास में, उन चारों को मिलाकर बाइबल बना है। तो उसके लेवल का ये आप मान सकते हैं इसको। कुरान तो हो गया एकदम एग्जैक्टली गॉड्स वर्ड, ये हो गया प्रॉफिट का एक्शंस। इसको किसने किया, तो कंपेनियंस ने, प्रॉफिट के साथ जो रहते थे, उसमें अबू हुरैरा थे, इमाम जाफर थे, और भी लोग थे। तो ये लोग नोट डाउन करते थे चीज़ों को, इनको लिखना आता था, और बहुत सारे लोग याद करते थे। अरब में है ना, लिखना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो लोग याद कर लेते थे, ज़बानी याददाश्त बहुत अच्छी थी, दे हैड अ शार्प मेमोरी, वेरी सुपर ह्यूमन मेमोरी अरब्स। तो ये कंपेनियंस याद करते थे, और बाद में बहुत दिनों के बाद लोगों को लगा कि ये जो हदीस है इसमें कुछ लोग मिलावट ना कर दें, बोल दें कि हमने प्रॉफिट को ऐसा करता हुआ देखा था, या हमने फलां से सुना है कि उन्होंने ऐसा करता हुआ देखा था। तो बाद में कुछ लोग हुए, कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हुए, उन्होंने सोचा कि ये हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं कि मतलब कौन सा सही है, कौन सा लोगों ने अपना मिलावट कर दिया। जैसे देखते नहीं आप अभी बड़े बड़े राइटर्स का, आइंस्टाइन का, और इसका कोट बना बना के, महात्मा गांधी का, उनका कोट नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर फेसबुक पर घूमता है, उन्होंने कभी जो वो शेर कहा ही नहीं है, लेकिन लोगों ने उनके नाम से निकाल दिया है। लेकिन उनका कुल्लियात इकबाल है, बुक है पूरी, जो बाले जिब्रील, बांगे दरा है सबका, तो आप उसमें से मैच कर सकते हैं ना कि ये अल्लामा इकबाल का नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ पोस्ट कर रहा है, नाम से उन्हीं का फोटो लगा लगा के पोस्ट करता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद का तो इतना इम्पैक्ट था, तो लोगों ने क्या क्या पोस्ट करना शुरू किया होगा, लिखना शुरू किया होगा, बोलना शुरू किया होगा उनके नाम पे। तो बाद में लोगों को लगा कि इसका एक हमारे, क्योंकि इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस वर्ड का, तो इसीलिए इसको एक जगह जमा कर देते हैं, अनअडल्टर्ड। तो बहुत सारे जो बुखारी हुए और लोग हुए, इमाम मालिक हुए, इन लोगों ने उसका कलेक्शन शुरू किया, और वो एक पूरा मेथड है जो हम लोग कभी क्लास में समझेंगे कि हदीस का कलेक्शन कैसे हुआ है। तो अभी पॉइंट ये है कि ये कलेक्शंस जो थे उसमें बहुत सारे कलेक्शंस हुए, जैसे बाइबल भी बहुत सारे लिखे गए, लेकिन 4 उसमें ऑथेंटिक माना जाता है, ये गॉस्पेल्स। तो उसी तरह से हदीस में भी आपको 6 बुक्स है, 4 आपको दी हुई है, 1 2 3 4 5 6, बुखारी, मुस्लिम, उसके बाद आपको है इब्न माजा, अबू दाऊद, इब्न माजा है, तिरमिज़ी है, नसाई है, तिरमिज़ी और नसाई। ये जो बुक है, ये 6 बुक्स है। अगर कोई भी कोट करता है कि ये हदीस है, तो आप उससे पूछें कि ये हदीस इसमें से कहाँ पे है, आपको रेफरेंस बताएगा, पेज नंबर, हदीस नंबर, आप यू कैन गो एंड वेरीफाई। अदरवाइज वो उसका मिलावट है, उसने अपने से कुछ बोल दिया, अपने वर्ड को हदीस बोल रहा है। हदीस इज द एक्शन और वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट, ये सिंपल होना चाहिए, क्लियर। तो इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा इस्लामिक सोसाइटी जो नेक्स्ट 1400 ईयर 1300 ईयर्स तक रूल हुई है, उसने जो इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया पे, वो इसी दोनों बुक के वजह से डाला है, इसी के टीचिंग्स पे चलने पे। देखिए, कभी आपके फॉलोअर्स कम चले होंगे, कभी ज़्यादा चले होंगे, लेकिन चले इसी पे हैं। इसीलिए इसको हिस्ट्री में पढ़ाया गया, SC SC में, और इसको हमको जानना ज़रूरी है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है बाद में सोसाइटी पे।
तो ये 2 बुक है, ये आपको दिया हुआ है अहादीस का, तो ये कलेक्शन आप समझ गए। सुन्ना जो है, अब उसमें सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क हो जाता है? सुन्नत हो जाता है तरीका, तो सुन्नत क्या हो जाएगा? सुन्नत का मीनिंग ही होता है तरीका, वे। तो सुन्नत हो गया वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ मोहम्मद, तो सुन्नत इज रिलेटेड टू हदीस। देखो कुरान हो गया, कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है। हदीस हो गया आपका वेज, वर्ड्स, एक्शंस ऑफ प्रॉफिट, यही इसी को बोलते हैं सुन्ना। लेकिन ये सुन्ना क्या है, ये सुन्नत क्या है, ये हमको पता कहां से चलेगा? तो यहां से पता चलेगा। तो हदीस जानेंगे हम तो सुन्नत जानेंगे। सुन्नत मतलब होता है तरीका, व्हाट वाज द वे ऑफ द प्रॉफिट। कुरान में कहा गया नमाज फर्ज है, नमाज कैसे पढ़ना है, तो ये सुन्नत हो गया। लेकिन ये पता कहां से चलेगा? हदीस से। तो अब समझ गए कॉन्टेक्स्ट आपको। कुरान में कहा गया ज़कात देना है, अगर उस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो वो पता कैसे करना, कैसे हमको? सुन्नत से। लेकिन सुन्नत कहाँ से पता चलेगा? हदीस। इसीलिए इंपॉर्टेंस है इसका, इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। इस्लाम के प्रैक्टिस से हदीस को आप नहीं निकाल सकते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। गुड मोड, जिसको जो मन में आएगा वैसे करेगा, प्रॉफिट का तरीका छूट जाएगा, कुरान के टीचिंग्स के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो ये हमको जानना जरूरी है। हिस्टोरिकल भी है, हमारा रिलीजियस वो भी है, तो हमको दोनों तरह से फ़ायदा है इसको जानने में। अब ये एक पोर्शन हो गया। तो इस्लाम में अभी तक हम लोग कहते थे कि 2 सैक्रेड टेक्स्ट कुरान है, होली कुरान या द कुरान। कुरान का बहुत सारा नाम है, फुरकान और क्या क्या पता नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है बहुत सारा, मुझे उतना याद नहीं, आपको याद होगा। तो उस तरह से अब अहादीस आप मानिए कि ये जो बुक है 6 बुक्स, दीज आर नेक्स्ट टू कुरान। कुरान के बाद, बराबर कुरान के कुछ नहीं है, उसके बाद जो सैक्रेड टेक्स्ट है जिस पे रेफरेंस टेक्स्ट है, जिस पे आप रेफर कर सकते हैं एक्शन के लिए, दैट इज द कलेक्शन ऑफ अहादीस। उसके बाद बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड सैक्रेड है। आप ओपिनियन मानिए, आप किसी और, आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मेरी बात मान सकते हैं, लेकिन मेरी बात सैक्रेड नहीं होगी, पाक नहीं होगी, ईमान से उसका ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन यहां पे आपको मानना पड़ेगा इफ़ यू क्लेम टू बी अ मुस्लिम। तो ये दोनों चीज़ आपका हो गया सैक्रेड। इसीलिए मैंने एक पेज आपको उसमें दिया है, अहादीस सुन्नत। लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सुन्नत अलग है, अहादीस अलग है। सुन्नत का पता हमको चलता है अहादीस से, और अहादीस डिफरेंट कैसे है कुरान से? कि कुरान में एकदम एग्जैक्टली डायरेक्ट स्पीच में वर्ड ऑफ गॉड है, कोई मिलावट कहीं पे नहीं है। ये एक्शंस है, इसको सहाबा ने जैसे देखा है, कोट किया है। क्लियर है? अब हम लोग दूसरे पोर्शन में आते हैं कि जो हमने पहले लिख दिया था कि उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद के बाद क्या हुआ। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो रूलर्स आए उनको हम लोग बोलते हैं राइटली गाइडेड कैलिफ्स। ये आपको नेक्स्ट PDF में है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको आ गया है उसके बाद उमैयद्स आ गए हैं, और उसके बाद आ गए हैं अब्बासीड्स, और उसके बाद आ गए हैं आपको टर्क्स। तो ये आपको 100 ईयर्स का है, और ये आपको ये 30 ईयर्स का है, ये आपको 100 ईयर्स का है, ये आपको 500 ईयर्स का है, ये उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये चला है, 1900 तक ये चला है उसके बाद। तो ये आप बाइफर्केशंस जो मैंने आपको PDF दिया है उसमें आप देख लीजिए, और मैप है कि कब तक कितना इम्पैक्ट हुआ। थर्ड प्रॉफिट के टाइम में करीब करीब पूरे अरब पेनिनसुला पे इस्लाम को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, मुस्लिम्स की एक हुकूमत हो गई थी, एक उनका स्टेट बन गया था। उसके बाद कुछ एरिया में बाकी सारे जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे उनका एक एक्सपेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं एरिया ड्यूरिंग राइटली गाइडेड कैलिफ्स। उसके बाद उमैयद्स में बढ़ा था, उमैयद्स में ही 7th सेंचुरी में मेरे ख्याल से उमैयद में ही आपको बट मोहम्मद बिन कासिम आए थे। आप बुक में शायद देखेंगे तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर जो इसके बाद जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे 7th सेंचुरी में, जो आप पेज नंबर 29 में व्हेन यू विल विजिट तो आपको दिखेगा कि मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान में आए और उमैयद कैलिफ थे। ओके, इज इट क्लियर? तो वहाँ से इंडिया में भी आए, क्यों आए दैट वी विल रीड। तो फर्स्ट जो मुस्लिम एक्सपीरियंस है एज ए रूलर वो आपको है मुल्तान, पाकिस्तान का जो पार्ट है वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको कालीकट मालाबार कोस्ट आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे आए मुस्लिम, वहाँ पे ट्रेड होता था, स्पाइस ट्रेड होता था, तो उनसे पुराना रिश्ता है। तो नॉर्थ में दूसरे तरह से आए, नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम्स, साउथ में दूसरे तरह, साउथ में दे केम एज ए ट्रेडर्स, नॉर्थ में वो जो आए किंग की तरह आए, अटैक आया, फिर मोहम्मद गजनी आए। क्यों अटैक एज ए अटैकर आया, वो अफगानिस्तान साइड से कहाँ से आया, तो दैट वी विल रीड। वो हम लोग दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग कॉन्क्वेस्ट टर्क
इन्वेजन्स पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये काम आएगा कि उमैयद्स में से एक आदमी उठकर इंडिया भी आया था। अब्बासिड्स में आपको सेंटर बैतुल हिकमा बगदाद शिफ्ट हो गया था, आपने कैपिटल भी दिया हुआ है, उनका दमिश्क था, डमास्कस जो उमैयद्स का कैपिटल था, और ये लेकर आ गए थे बगदाद, वहाँ पे एक सेंटर बनाया, बैतुल हिकमा बोलते हैं उसको, और लर्निंग सेंटर था, वहाँ पे इंडियन नॉलेज, चाइनीज़ नॉलेज, यूरोपियन नॉलेज, रोमन और ग्रीक था, सबको वहाँ पे ट्रांसलेशन वर्क हुआ सारे नॉलेज का, और वहाँ से साइंस जो अभी देखते हैं डेवलप हुआ। बहुत बड़े बड़े लोग उस रिजीम में, उस अब्बासिड्स और उमैयद्स का जो यहाँ स्पेन में हुकूमत था उसमें बड़े बड़े लोग निकले, इब्न सीना निकले, एवेरोज निकले, जिनकी किताबें यूरोप में पढ़ाई गई 400-400 साल तक, 500-500 साल तक। तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, तो उसमें पता चलेगा कि कैसे डार्क एजेस से यूरोप को निकालने में इन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा काम है इसका, इस्लाम का। तो ये हमको जानना है। तो अब उमैयद्स का आप देख लिए, छोटा छोटा पॉइंट्स है इसमें, ये जानना चाहिए हमको। अब्बासिड्स का छोटा छोटा पॉइंट है। मैप आप देख लिए, ध्यान से मैप आपको देखना है। उसके बाद टर्क्स का कब्जा हुआ, तो लोग कहते हैं कि टर्क्स का जब कब्जा हुआ तो खिलाफत जो है, कैलिफ, ये लोग बोलते थे खलीफा है अपने आप को, इसलिए बोलते थे कि जनरल दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में उसका एक्सेप्टेंस था उस वर्ड का, इसीलिए बोलते थे वो खलीफा एक्चुअली, लेकिन किंग थे ये लोग, क्योंकि उनका बेटा बनता था। डायनेस्टिक रूल था ये, खिलाफत में मशवरा से बनते थे। खिलाफत में ऐसा नहीं था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर के बेटे थे, ऐसा नहीं था, मशवरा से बने थे, लेकिन यहाँ पे बेटे बनने लगे। तो ये सिस्टम एक्चुअली डायनेस्टिक था, लेकिन उन्होंने नाम दिया था कैलिफेट। उमैयद वॉज अ डायनेस्टिक सिस्टम, अब्बासिड्स वॉज अ डायनेस्टिक सिस्टम। डायनेस्टिक मतलब एक बाप के मरने के बाद बेटा बने, बट इन्होंने कैलिफेट इसलिए नाम दिया सो दैट टू गेन अ लार्जर एक्सेप्टेंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, मुसलमान माने हमको। तो इनका नेगेटिव्स भी है, लेकिन बहुत सारा पॉजिटिव्स है, बहुत सारी चीज़ जहाँ पे गए इन्होंने पॉजिटिवली बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। दैट वी विल, मैं आपको नेक्स्ट जो शेयर करूँगा स्लाइड PDF, उसमें आपको शेयर करूँगा शॉर्ट में व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन। दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हम लोग फिर दिल्ली सल्तनत, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी पे आ जाएंगे। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें वीडियोज़ को। PDF को आप एक बार और अच्छे से देखें, PDF को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप को बहुत अच्छे से देखें, मैप इसलिए मैंने खोज के डाला, कुछ बुक में आपको नहीं है, लेकिन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप डाला था कि मैप से आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएँ। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आप यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स, देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन कवर दैट। थैंक यू।